हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में टेक्स्ट सीरीज 2 करेंगे। टेक्स्ट सीरीज 1 आपका अपलोड हो चुका है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए। ठीक है, आई होप आपने उसको देख लिया होगा। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने उस टेक्स्ट सीरीज 1 पर विजिट नहीं किया है तो अभी जाकर आप उसको देखें, क्योंकि आपको टोटल एग्ज़ाम देने से पहले एटलीस्ट 30, ठीक है, 30 वर्कशीट यानी कि 30 टेस्ट सीरीज आपको ज़रूर कवर करके जानी चाहिए। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि आपको कमांड हो जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उन पर थोड़ा सा फोकस कर पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और एग्ज़ाम टाइम पर प्रैक्टिस ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर टोटल हम 30 सेट का पूरा प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब की थी? ठीक है, 1560, 1562, 1564 या 1565। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1562 ईस्वी में अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। ठीक है, और अकबर ने अपने पुत्र जो जहांगीर था, उनका पुत्र अकबर का पुत्र का क्या नाम है? जहांगीर। उसका नाम सलीम उन्होंने शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही रखा था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, वाणभट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से करता है। ये सभी मिथक किस युग से जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो ये जो भी कृष्ण, अर्जुन, द्रोणा, कर्ण, इन सब की जब बात आती है तो याद रखना ये सभी कहाँ से हैं? द्वापर युग से हैं। वहीं पर राम और लक्ष्मण, रामायण, इन सब की बात आएगी तो वो कहाँ पर रहेगा? त्रेता युग से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन इनकी बात की गई है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? ठीक है, यानी कि जो बहलोल लोदी था उसने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। कब मिलाया था? 1484 ईस्वी में मिला दिया था। और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी ही था। ठीक है, तो याद रखना कि ये कौन था? प्रथम अफगान शासक था। प्रथम अफगान शासक, ठीक है, कौन है? वो है बहलोल लोदी। यानी कि अफगान शासक में से प्रथम बहलोल लोदी ही था जो कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। ठीक है, कब बैठा था? 1484 यानी कि 1484 ईस्वी में ये बैठा था। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? यानी बोलते हैं ना छत्रपति शिवाजी, तो किस वर्ष इनको पहनाया गया था? तो याद रखना 1674 ईस्वी में शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था। ठीक है, और ये कौन है शिवाजी? तो ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं। तो याद रखना शिवाजी कौन है? तो ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी हैं। ठीक है, संस्थापक भी हैं। तो याद हो गया, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? छत्रपति शिवाजी। शिवाजी को छत्रपति का ताज कब पहनाया गया था? 1664 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में पहनाया गया था। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1464 ईस्वी में। ठीक है, 1474 में छत्रपति बना था शिवाजी के नाम, यानी कि शिवाजी के नाम के आगे छत्रपति लगा था 1674 में, और 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। ठीक है, और उसके बाद नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? तो जब नमक सत्याग्रह की बात करेंगे तो कब शुरू हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। तो यहाँ पर समय नहीं दिया हुआ है। ये पिछले टेस्ट सीरीज में भी मैंने ये क्वेश्चन कराया है। ठीक है, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन मिल गया, तो 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी यात्रा की थी। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था। किसने? गांधी जी ने। नेक्स्ट है, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? ठीक है, तो याद रखना थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1882 में हुई थी। कहां पर हुई थी? अड्यार में।
ठीक है। तो अड्यार 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में हुई थी और ये अड्यार है कहाँ पर, तमिलनाडु चेन्नई के पास मुख्यालय इसका स्थापित किया गया है। ठीक है, यानी कि तमिलनाडु चेन्नई में ही ये अड्यार यानी कि 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में बनाया गया था। ठीक है, इनके दो लोगों का नाम याद रखना। एक तो इसकी स्थापना कब की गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1875 में, लेकिन ये भारत में कब आया, तो 1882 में, यानी 7 साल बाद आया। और याद रखना कि इसकी स्थापना की किसने थी, तो इसकी स्थापना की थी हेलेना पेट्रोना ब्लाटविस्की और कर्नल एच.एस. अल्कॉट ने, ठीक है, न्यूयॉर्क में की थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। किसने की थी, हेलेना पेट्रोना ब्लाटविस्की और कर्नल एच.एस. अल्कॉट ने की थी। ठीक है, और उसके बाद अगर हम कह सकते हैं ऐसा कि जो एनी बेसेंट थी वो आयरलैंड की एक ऐसी महिला थी जो 1893 में इस सोसाइटी की सदस्य बनी। ठीक है, और एनी बेसेंट ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष भी बनी थी। कब, 1907 में। एनी बेसेंट भारत में होम रूल आंदोलन की जनक भी हैं। ठीक है, तो एनी बेसेंट याद रखना, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ा किसका नाम आता है, एनी बेसेंट का नाम आता है। ये कहाँ की हैं, तो याद रखना एनी बेसेंट ये आयरलैंड की हैं। और 1893 में 1882 अड्यार में इसका भारत में तमिलनाडु चेन्नई में इसकी स्थापना की गई थी और 1893 में, ठीक है, ये इस सोसाइटी की सदस्य बनी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य कब बनी, 1893 में बनी और 1907 में ये इसकी अध्यक्ष बनी। पहले ये सदस्य बनी 1893 में, ठीक है, उसके बाद 1907 में ये अध्यक्ष भी बन गई। ठीक है, कितने साल बाद, 14 ईयर्स बाद ये इसकी अध्यक्ष भी बन गई। ठीक है ना। और भारत में होम रूल आंदोलन की जनक किसको कहा जाता है, एनी बेसेंट को कहा जाता है। तो होम रूल आंदोलन की जनक कौन है, तो एनी बेसेंट है। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार हुए, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में स्थापना कब हुई थी, 1882 में अड्यार में, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु चेन्नई में है। ठीक है, और इसकी स्थापना पहले कब हुई थी, तो 1875 में हुई थी। ठीक है, किसने किया था, तो याद रखना हेलेना पेट्रोना एंड अल्कॉट ने किया था। ठीक है, और जो एनी बेसेंट थी 1883 में इसकी सदस्य बनी और 1907 में उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। होम रूल आंदोलन की शुरुआत भी भारत में किसने की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर बताइए। अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल कहाँ पर है, तो याद रखना अल हिलाल का संबंध किससे है, अबुल कलाम आजाद से है। नेशनल हेराल्ड, ठीक है, तो नेशनल हेराल्ड किसको कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, लीडर मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सही से इसको मैच करा देना है। तो राइट आंसर क्या मिल जाएगा आपको, सबसे पहले 4, ठीक है, 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1, 4 3 2 1 किस में है, डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अल हलाल, तो कैसे याद रखेंगे, अल, तो अल यहाँ पर भी है, अबुल है ना, बा हटा तो अल कलाम आजाद, तो इस तरीके से याद रखना। नेशनल हेराल्ड, ठीक है, नेशनल के लाल तो कौन होंगे, जवाहरलाल, है ना, नेशन के लाल जवाहरलाल। बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है, फिरोज शाह, लीडर मदन मोहन मालवीय। तो इस तरीके से आप मैचिंग कर लेना। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन थे, ठीक है, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा W.A. फेयर सर्विस। ठीक है, W.A. फेयर सर्विस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही है द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक।
नेक्स्ट आता है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचायत, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो सबके सन याद रखना। उपरोक्त घटनाओं को उनके घटित होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को पहचानिए। तो अगर हम नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं, सबसे पहले याद रखना 1928 में नेहरू रिपोर्ट याद रखना। ठीक है, उसके बाद गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ठीक है, 5 मार्च 1931 को। ठीक है, तो तभी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो नवंबर में हुआ था, 12 नवंबर 1930 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था ये था आपका सितंबर, है ना, 7 सितंबर 1931 में। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये 1931 हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, 1931 में हुआ, लेकिन कब हुआ, ये 7 सितंबर को हुआ था। और ये कब हुआ था, 6 मार्च को हुआ था। उसके बाद आता है सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1932 में हुआ था। कब हुआ था, 1932 में हुआ था। अब मैचिंग कर लो, तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 4th ऑप्शन, फिर मार्च पहले आता है तो गांधी इरविन समझौता, है ना, तो पहला हो जाएगा। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हो जाएगा। फिर 3rd नंबर पर आएगा आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। फिर उसके बाद आएगा सांप्रदायिक पंचायत। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर मैच कर रहा है तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीराकुंड ये महानदी पर बनाई गई है। महानदी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, और जो ये हीराकुंड बांध है ये विश्व का सबसे बड़ी नदी बांध है। ठीक है, क्या है ये, विश्व का सबसे बड़ा नदी बांध है। ठीक है, ये कौन, हीराकुंड परियोजना। और इसी नदी यानी कि महानदी पर ही बनाया गया। महानदी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और जो ये महानदी है इसका उद्गम कहाँ से है, अमरकंटक से होता है। और जो अमरकंटक है ये मैकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इसमें कितने पॉइंट याद रखना है आपको, ये कहाँ पर बनी है, महानदी। महानदी कहाँ से है, उड़ीसा में है। ठीक है, महानदी कहाँ से निकलती है, तो मैकाल पर्वत के पहाड़ी अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक जो है ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी, मैकाल पहाड़ी की। ठीक है, और ये मैकाल की पहाड़ी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है इन पॉइंट्स पर। उकाई बांध हो गया, ठीक है, या उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। तो ये सभी चीज़ें आपको जो ये नदियां हैं, परियोजनाएं हैं, इसको आपको जरूर कंप्लीट करके जाना चाहिए। कुद्रेमुख की खानों में उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंगलोर, जिसको कर्नाटक कहते हैं। ठीक है, तो जो कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है, तो लौह अयस्क कुद्रेमुख है, कर्नाटक, याद रखना, मंगलूर। ठीक है, 13 नंबर देखेंगे। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर मैच करिए। माना, तो ये सभी पर्वतीय दर्रे हैं और उनके राज्य की बात की गई कि कहाँ पर है। तो अगर हम माणा की बात करते हैं तो ये माणा कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ पर है, नाथुला सिक्किम में है। ठीक है, जो जिला कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। सिप किला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो सबरी, बड़ा लाचा, सिप किला और रोहतांग, ये तीनों कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। पीर पंजाल, ठीक है, और बुर्जिल, जोजिला, पीर पंजाल, ये सभी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। नाथुला कहाँ पर है, सिक्किम में है। माना कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो इस तरीके से आप इनकी मैचिंग कराएंगे तो राइट ऑप्शन आपको मिल जाएगा 4th 1, ठीक है, एंड 2 3rd। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर पर जनगणना 2011 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, नगरीकरण के स्तर पर पूछा गया है तो आपको क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सबसे अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में करना है। तो सबसे पहले गोवा, ठीक है, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। तो ये जो 2011 की जनगणना के अनुसार की अगर हम बात करते हैं तो ये 4 राज्यों का नगरीकरण के आधार पर गोवा सबसे ज़्यादा नगरीकरण है, और उसके बाद फिर मिजोरम है, फिर तमिलनाडु है, फिर केरल है। तो इस तरीके से याद रखना। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है।
भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको हम बीएसएनएल कहते हैं, इसका गठन 1997 में हुआ था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसको हम तराई कहते हैं, का गठन 2000 में हुआ था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें से केवल पहला सही है, यानी कि भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। ठीक है, भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। और जो बीएसएनएल है, इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। कब हुई थी? तो ये 1997 की बजाय याद रखना कि बीएसएनएल की स्थापना 2000 में हुई थी, 1 अक्टूबर 2000 को। 1 अक्टूबर 2000 में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। ठीक है, और तराई की बात करें तो तराई का जो है ये 1997 हो जाएगा। तराई का गठन 1997 में हुआ था, यानी कि रिवर्स दे दिया गया है। ठीक है, तो 2000 में बीएसएनएल और 1997 में तराई। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। तो केवल कथन एक सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो विश्व व्यापार WTO, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। कब? 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, और यह गैट का ही विकसित रूप है। जो गैट था पहले, इसी का ही ये विकसित रूप है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जिनेवा में है। ठीक है, कहाँ पर है इसका? जिनेवा। कैसे याद रखेंगे? व्यापारी लोग इतना काम करते हैं, ऐसे लगता है जान निकल जाएगी, तो जिनेवा याद रखना। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन कहाँ पर है? जिनेवा में है इसका हेडक्वार्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है जागो ग्राहक जागो, धोखाधड़ी से बचो, अपने अधिकारों को पहचानो, सजग उपभोक्ता बनो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जागो ग्राहक जागो। तो उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है क्या? जागो ग्राहक जागो। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की अगर हम बात करते हैं तो कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता कंज्यूमर्स बोलते हैं ना, उपभोक्ता दिवस। ठीक है, नेशनल कंज्यूमर्स डे कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। व्यावसायिक बैंक क्या है? जो ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं, जमा स्वीकार करने के बदले ग्राहकों से ब्याज वसूलते हैं, जमा पर ग्राहकों को कोई ब्याज नहीं देते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक वह होता है जो ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं। ठीक है, जो आपने जमा कर रखा उस पर आपको ब्याज मिलता रहे, ये होता है व्यावसायिक बैंक। थोक मूल्य सूचकांक, जिसको WPI का आधार वर्ष क्या है? ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011 से 12 है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उदारीकरण की घोषणा कब की गई थी? 24 जुलाई 1991 में की गई थी। ठीक है, तो ये होता क्या है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर ही मुद्रास्फीति को, जो मुद्रास्फीति होती है उसको मापा जाता है, उसको एक तरीके से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक 2 मूल्य सूचकांक मापन का आधार है। ठीक है, और जो थोक मूल्य सूचकांक है इसका आधार वर्ष कब है? 2011 से 12 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। ठीक है, कब? भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको बोलते हैं NEP। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब अपनाई गई थी? 1991 में अपनाई गई थी। ठीक है, और कब? 24 जुलाई को। ठीक है, 24 जुलाई 1991 को अपनाई गई थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, बहुल नागरिकता? तो याद रखना कि जो भारत का संविधान है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक का सारनाथ चिन्ह स्तंभ। राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते। तो इसी को आपको मैच करा देना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका क्या? 2, 4, 1, 3। तो किस में है ये? सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए।
मूल अधिकार जो हमारे ये कहाँ से लिए गए हैं, तो याद रखना जो मूल अधिकार हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संसदीय व्यवस्था, तो जब भी संसद की बात आएगी तो ब्रिटेन से याद रखना। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया यानी जो अमेंडमेंट किया जाता है वो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा 2, 1, 3, 4। तो 2, 1, 3, 4 किसमें है, तो देखो चौथा है इसका राइट आंसर, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन असत्य है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो ये तो सही है। और राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, ठीक है, तो ये भी सही है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, ठीक है, तो यह कथन असत्य है। जो कि भारत का संविधान है इसमें राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। महाअभियोग जो भी लगाया जाता है वो राष्ट्रपति पद के लिए लगाया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान में किस अनुच्छेद में दी गई है, ठीक है, विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो विनियोग, तो ये किस में दिया हुआ है, अनुच्छेद 114 में दिया हुआ है। इस अनुच्छेद के अनुसार क्या कहते हैं, भारत की संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के पारित हुए बिना नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है, तो 114 याद रखना। विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के 114 नंबर आर्टिकल में है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, सही है। पारसेक किसकी इकाई है, ये भी दूरी की इकाई है, तो यही नहीं सुमेलित है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है, तो विश्व में जब सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप तो कौन सा है, जल हाइसिंथ है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 27 का बी इसका राइट आंसर, जिसको हम बोलते हैं जलकुंभी, ठीक है, जल हाइसिंथ या इसको जलकुंभी बोलते हैं। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। और जो यूट्रिकुलेरिया है ये कीटभक्षी पौधा है, ठीक है, ये जो यूट्रिकुलेरिया है ये क्या है, कीटभक्षी पौधा है। इन्हें ब्लैडर वॉल्ट भी कहा जाता है, तो ब्लैडर वॉल्ट याद रखना किसको कहा जाता है, ब्लैडर वॉल्ट किसको कहा जाता है, यूट्रिकुलेरिया को कहा जाता है, जो कि इंसेक्ट को खाता है। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो ये तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका चांदी हो जाएगा, क्योंकि पता है आपको चांदी जो है नंबर 1 पे आता है, ये सबसे अच्छा चालक माना जाता है विद्युत का। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, ठीक है, ग्लाइकोजन तो ये रहता है, वसा रहता है, टोकोफेरॉल रहता है, अमीनो अम्ल जो है ये संग्रहित नहीं रहता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी राइट आंसर, ठीक है। अमीनो अम्ल जो है वो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। और मानव शरीर में कुल अगर निर्माण की बात करें तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जो प्रोटीन में भाग लेते हैं, जिसमें 10 पहले से बॉडी के अंदर होते हैं और 10 जो होता है वो बनाया जाता है खाने के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न चित्र में वस्तु की ऊंचाई h1 2.5 सेंटीमीटर तब प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई h2, ठीक है, कितनी होगी ये पूछा गया है आपसे। तो h1 कितना दिया हुआ 2.5 दिया हुआ है, तो h2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ये फोकस दूरी 1.5 f दे रखा है। तो फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला होता है 1/f = 1/b + 1/u होगा, ठीक है, इसी पर रख दीजिए। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पर h2 की ऊंचाई निकालनी है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, v निकालना होगा। तो सॉल्व कर लो 1/f, ठीक है, 1/f = v की जगह हमें क्या रखना है यहाँ पर 1/1.f, ठीक है। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि देखो h1 कितना देख रखा है 2.5 दे रखा है, आपको h2 निकालना है। तो h2 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, v की वैल्यू चाहिए और u की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से निकालो, अब इधर मैं सॉल्व कर देती हूँ 1/f = 1/b + 1/u, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/v = 1/f - 1/u, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, यहाँ से आपका ये हो जाएगा
जो u है वो कितनी दूरी पर है, देखो जो वस्तु है ये कितनी दूरी पर, 1.5f दूरी पर है। ठीक है, तो u की जगह हम क्या रखेंगे, 1.5f रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/f माइनस 1/1.5f। ठीक है, 1.5f। अब इसको क्या करना है, आपने करना है इसको सॉल्व। अब यहाँ पर एक बात देखिए, ये कैसा दर्पण है, ठीक है, तो अवतल दर्पण है, क्योंकि बाहर क्या है, इस पे पेंट कर रखा है, पॉलिश कर रखा है बाहरी सतह पर, तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, जब ये अवतल दर्पण हो गया तो f की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, तो यहाँ माइनस साइन प्लेस कर दो। u की वैल्यू भी माइनस होगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.5 में 1.5f आ जाएगा। ठीक है, 0.5 में 1.5f आ जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, -3f के इज इक्वल हो जाएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू कितना आ गया, -3f आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आवर्धन क्षमता हमारी क्या होती है लेंस की, m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू h2/h1 होता है, h2/h1 होता है। ठीक है, आप सबकी वैल्यू रख दीजिए। तो h2 इज इक्वल टू, हमको h2 निकालना है, तो h2 इज इक्वल टू हो जाएगा -v1 या v इंटू h1 में क्या हो जाएगा, u। और v की वैल्यू कितनी आई है, तो ये आई है -3f आई है। ठीक है, इंटू h1 की वैल्यू कितनी है, 2.5 है, अपॉन में u की वैल्यू कितनी है, 1.5f है। f से f कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3 5 से 15 हो गया और 5 5 से 25 हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा -5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करके आप देख लेना, क्योंकि जो v इज इक्वल टू था वो +3f था। ठीक है, v इज इक्वल टू +3f था, तो जब वैल्यू आप रख देंगे तो h2 आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। सॉल्व करके निकाल लेना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना, इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से पॉइंट को हटा दीजिए। 19 बचे क्या होता है, 95 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इस पॉइंट को पॉइंट से हटा दीजिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा दीजिए। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये 9 टाइम पर चला जाएगा। फिर इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएंगे, 17 25 85 5 आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, 5 × 5 × 9 मिल गया। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो 5 × 5 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, तो 5 दिया क्या हो जाएगा, 15। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 15, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बुधवार, बृहस्पति और एवं शुक्रवार का औसत तापमान 22 डिग्री है, तो किसका किसका बोल रहा है, बुधवार, बृहस्पतिवार एंड शुक्रवार औसत तापमान कितना है, 22। तो कितने हो गए ये, 1 2 3 हो गए। तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 66 डिग्री आ गया। यानी कि वेडनेसडे, ट्यूसडे, फ्राइडे का तापमान जोड़कर 66 डिग्री आ गया। और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का औसत तापमान 26 है, तो 26 को 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 6 18, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, 78 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो अब यहाँ पर भी देखो TF है, यहाँ पर भी TF, यानी कि थर्सडे फ्राइडे यहाँ भी है, कट कर दीजिए। तो क्या बचेगा हमारे पास जो बचेगा वो सैटरडे माइनस वेडनेसडे बचेगा, है ना। तो सैटरडे माइनस वेडनेसडे, यही तो बचेगा। सैटरडे माइनस वेडनेसडे कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 1 गया 1। ठीक है, तो ये 7 में 6 गया 1, तो 12 डिग्री आ गया। यानी सैटरडे और वेडनेसडे इनका तापमान ऐसा है कि जब हम इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 62 डिग्री आएगा। ठीक है, और यहाँ पर शनिवार का तापमान दे रखा है कितना, 32 डिग्री दे रखा है। तो शनिवार का तापमान जब 32 डिग्री है तो यहाँ पर 32 रख दीजिए, तो 32 - 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। तो वेडनेसडे का कितना आ जाएगा, 32 में से 12 माइनस कर दीजिए, 20 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 33, A B से 20% अधिक है जो C से 25% कम है, तो A और C के संबंध में निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो A B से 20% अधिक है, तो हम ये कह सकते हैं A और B का रेशियो जो है, A B से अधिक है तो 120/100 हो जाएगा। ये इसको और सॉल्व कर लीजिए, ये 2 छंगे 12, 2 पंचे 10, यानी 6/5 आ गया किसका, AB का। इसी तरीके से B और C का निकाल लो, कितना कम है, जो
बी से 20% अधिक है और जो सी से 25% कम है। ठीक है, तो सी से कितना कम है, 25% कम है, तो ये हो जाएगा 75 और 100। ठीक है, जो बी हो सी से 25% कम है, तो ये 75 रेशियो 100 आ जाएगा। तो 25 या 75, 25 चौको 100, तो बी और सी का रेशियो कितना आ गया, 3 और 4 आ गया। चाहिए क्या, ए और सी का संबंध चाहिए। तो यहाँ पर देखो ए बी का रेशियो क्या आया, ए बटे बी गुणे बी बटे सी कर लीजिए। ए और बी का रेशियो क्या आया था यहाँ पर, तो 6/5 आया था। बी और सी का रेशियो क्या आया था, तो 3/4 आया था। सॉल्व कर लेते हैं अगर हम इसको, तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 3 त्रिका 9/5 दूनी 10, 9 रेशियो 10 आ गया ए और सी का। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.9 सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है 23 स्क्वायर इज इक्वल टू √x दे रखा है, इज इक्वल टू किसके है, 625 के है। तो 23 स्क्वायर ये प्लस है, तो 23 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो ये आपको मिल जाता है 529। ठीक है, प्लस √x इज इक्वल टू क्या है, 625। तो √x किसके बराबर हो जाएगा, 625 माइनस 529 के। तो 529 माइनस कर देंगे आप 625 में से, तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 96 का स्क्वायर। और 96 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 9216। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 9216। तो क्लियरली इसमें दिख नहीं रहा है, तो आपको ये नोट कर लेना इस तरीके से, 9216 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक भिन्न को, ठीक है, 35वां नंबर क्वेश्चन देखिए। एक भिन्न है जिसमें कह रहा है 17/3 जोड़ दिया जाए तो आंसर 4 मिलता है, तो वह भिन्न क्या है। ठीक है, तो एक भिन्न है, तो भिन्न को हम मान लेते हैं x/y। इसमें कितना जोड़ दिया जाए, 17/3 जोड़ दिया जाए तो क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो भिन्न क्या होगी, तो भिन्न का मान निकाल लो, x/y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 17/3। सॉल्व कर लो, 4 तियाँ 12 माइनस 17/3। ठीक है, तो 12 में से 17 गया कितना हो जाएगा, -5/3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, -5/3। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुगुत्सा किस रस का अस्थाई भाव है। ठीक है, तो जुगुत्सा किस रस का अस्थाई भाव है, बीभत्स का। किसका, जुगुत्सा बीभत्स का अस्थाई भाव है। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी कि हथेली पर तो सरसों उगेगी नहीं, यानी कि बहुत ही अनोखा काम कर रहे हो आप, तो आश्चर्यजनक काम करना हथेली पर सरसों उगाना का मुहावरे का अर्थ है। हरिऔध किसका उपनाम है, यानी कि हरिऔध किसको कहा जाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं उन्हीं को हरिऔध कहा जाता है। ऐसे याद रखना, हरिराम, तो अयोध्या में राम बसते हैं, हरिऔध किसको कहा गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है। निम्नलिखित पंक्तियों में रस बताइए। मेरे सब पुरुषार्थ पाको, विपत्ति कटावन बंधु बाहु बिन करो भरो को काको। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि इसमें कौन सा रस है, तो करुण रस है। मेरो सब पुरुषार्थ पाको, विपत्ति कटावन बंधु बाहु विन करो भरोसे काको। ठीक है, तो कौन सा रस हुआ, करुण रस हुआ। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है, इति प्लस आदि। तो कहाँ पर है ये, इति प्लस आदि, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या होगा, इति प्लस आदि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 41 से 43 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके बेस पे आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। देयर आर 3 मेन ग्रुप ऑफ ऑयल, एनिमल्स, वेजिटेबल्स एंड मिनरल्स। ठीक है, क्या है, 3 मेन ग्रुप्स हैं किसके, ऑयल्स के। कौन कौन से हैं, एक तो एनिमल है, एक वेजिटेबल ऑयल है, एक मिनरल्स ऑयल है। ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम व्हेल्स क्रिएचर्स ऑफ द सी व्हिच आर द लार्जेस्ट ऑफ एनिमल रिमेनिंग इन द वर्ल्ड। जो एनिमल ऑयल आता है कहाँ से आता है, व्हेल से आता है, सी क्रिएचर से आता है, जो कि लार्जेस्ट है कहाँ पर, which are the largest of the animals remaining in the world. To protect the whales from the cold of the Arctic Sea, nature has provided them with a thick covering of fat called blubber. ठीक है, तो उनको ठंड से बचाया जा सके आर्कटिक सी में, तो नेचर ने उनको क्या दिया है, एक बहुत ही मोटा फैट कवरिंग, उनको एक तरीके से बाल दिया उनके ऊपर। ठीक है, जिसे ब्लबर कहा जाता है। When the whale is killed, the blubber is stripped off and boiled डाउन। ठीक है, तो जब व्हेल को मार दिया जाता है या मर जाती है तो उसके जो ब्लबर होता है उसको निकाला जाता है, उसके स्ट्रिप को, और उसको बॉईल किया जाता है। इट ह्यूमन कंज्यूमशन, और ये लोग इसको खाने के काम आता है। अ फ्यू अदर क्रिएचर्स ईल्ड ऑयल बट नॉन सो मच एज द व्हेल। द लाइबर ऑफ द कॉड एंड halibut, 2 kinds of fish yield nourishing oil। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है द लीवर्स ऑफ कॉड एंड हैलिबल,
टू काइंड्स ऑफ फिश। तो किसका कॉड फिश है जो, और हेलिबल फिश जो है इसका लीवर भी खाया जाता है, ये भी नरिशिंग ऑयल होता है एक तरीके से। बोथ कॉड लीवर ऑयल एंड हेलिबल ऑयल आर गिवन टू सिक चिल्ड्रन एंड अदर इनवैलिड हु नीड सर्टेन विटामिन। तो जिसको विटामिन चाहिए होता है, बीमार बच्चे होते हैं, उनको दिया जाता है। वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नोन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल तो बहुत पुराने समय से जाना जाता है। नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट। कोई भी घर इससे नहीं रह पाता। फॉर इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग। खाना बनाने में इसका यूज किया जाता है। परफ्यूम में बी यूज्ड मेड फ्रॉम द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर। परफ्यूम भी बनाए जाते हैं कुछ फ्लावर्स के ऑयल से। सोप्स आर मेड फ्रॉम ईटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट। जो साबुन बनाया जाता है, ठीक है, वो एनिमल प्रोडक्ट से, ईटेबल प्रोडक्ट से बनाया जाता है। एंड द ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर, या कुछ फ्लावर्स के ऑयल से भी बनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। जो एनिमल ऑयल है उसका मेन सोर्स कौन सा होता है? तो आपको पता है कि व्हेल जो है इसका मेन सोर्स है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर। तो वेजिटेबल ऑयल जो है मेनली किसके लिए यूज होता है? कुकिंग के लिए यूज होता है। डैश आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एनिमल प्रोडक्ट एंड द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। ठीक है, तो क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो कॉस्मेटिक है, सॉरी, जो सॉप्स हैं, जो साबुन है, वो किससे बनाया जाता है? वेजिटेबल से, एनिमल प्रोडक्ट से, एंड ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर से सोप्स बनाए जाते हैं। सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ था ये वाला। ठीक है, सोप्स आर मेड अप ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर सोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंटेंस। कैसा नेटवर्क है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो क्या बता रहा है? इसकी क्वालिटी बता रहा है। तो ये क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। Choose the most appropriate word to fill in the blanks. A number of people dash to watch the live program last night. ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? gather, has been gathered, हैज गेदर्ड या गेदर्ड। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गेदर्ड। अ नंबर ऑफ पीपल गेदर्ड टू वॉच द लाइव प्रोग्राम लास्ट नाइट। श्यामा कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता हैं। तदनुसार श्यामा का राजीव से क्या संबंध है? ठीक है, राजीव के पिता किसके पिता हैं? श्यामा के पिता हैं। ये श्यामा के पिता हैं, सॉरी, ये श्यामा के पिता हैं। ठीक है, राजीव के पिता जो है वो श्यामा के पिता हैं। तो यानी कि जो राजीव के पिता हैं वो श्यामा के क्या हुए? भाई हुए। ठीक है, तो राजीव श्यामा का क्या हुआ? भतीजा हुआ। ठीक है, और अगर पूछा जाए श्यामा का राजीव से क्या संबंध है, तो श्यामा इसकी क्या हुई? बुआ हुई, है ना। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर को सैमरेट लिखते हैं, तो उस सांकेतिक भाषा में कैरेट को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर आप देखेंगे मास को क्या किया इन्होंने? 3 वर्ड्स को उल्टा कर दिया, सैम लिख दिया। टर को इन्होंने क्या लिख दिया? रेट लिख दिया। तो यहाँ पर कार को भी आप सबसे पहले क्या लिखें? RAC लिख दें। रॉट को आप क्या लिख दें? टॉर लिख दें। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? RACTOR। तो RACTOR किस में है? डी में है। तो राइट आंसर आपको क्या मिल जाएगा? डी इसका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। प्रश्नों में 1 या 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य हैं, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपने उत्तर की निर्दिष्ट कीजिए। कैक्टस पौधे गूदेदार होते हैं लेकिन उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये कहा गया है, कथन दिया हुआ है कि जो कैक्टस पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? गूदेदार होते हैं लेकिन उनको पानी की आवश्यकता नहीं होती या कम होती है। ठीक है, तो आंसर निष्कर्ष क्या निकाला जा रहा है? सभी गूदेदार पौधे कैक्टस होते हैं। तो ऐसा तो निष्कर्ष नहीं निकल सकता है ना, सही बोल रही हूँ? ऐसा निष्कर्ष निकल सकता है क्या? नहीं ना। तो सभी गूदेदार पौधे कैक्टस तो नहीं हो सकते। कैक्टस पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, तो ये तो निष्कर्ष निकल रहा है क्योंकि यहाँ बोला गया कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 निकल रहा है क्योंकि सभी गूदेदार, इसमें बोला गया कैक्टस पौधे गूदेदार होते हैं, इसमें बोला गया सभी गूदेदार, तो ये गलत हो जाता है। तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द या अक्षरों की संख्या को चुनिए। छत्ता कौन बनाता है? मधुमक्खी। तो ऊंची नीड़ कौन बनाता है? ठीक है, तो ऊंची नीड़ कौन बनाता है? जो गरुड़ होता है वो ऊंची नीड़ बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है A B से अधिक किंतु C से कम अंक प्राप्त करता है। जो A है वो B से तो अधिक अंक प्राप्त करता है लेकिन C से कम अंक प्राप्त करता है। D E से कम, किंतु जो D है वो E से कम, डी जो है वो ई से कम अंक प्राप्त करता है लेकिन ए से अधिक अंक प्राप्त करता है।
यदि सी डी से कम अंक प्राप्त करता है, जो सी है ये डी से कम अंक प्राप्त करता है, तो बताइए कि ए बी सी डी में सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको एक मैचिंग कराना है। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा इन तीनों में देखो तो ए से ज़्यादा तो कौन है, डी है, और ए से ज़्यादा कौन है, सी है, और डी क्या है, वो सी से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि इससे भी बड़ा क्या हो गया, डी, और इससे भी बड़ा क्या हो गया, ई हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई, यानी कि सबसे अधिक अंक किसको मिलता है, ई को मिलता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 50 का ई राइट आंसर हो जाएगा। 51 देखते हैं, इसरो ने किसका अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट RS-560 लॉन्च किया था। तो इसरो ने किसका अध्ययन करने के लिए, न्यूट्रल विंडर्स तथा प्लाज्मा डायनामिक्स दोनों का अध्ययन करने के लिए इसरो ने साउंडिंग रॉकेट RS-560 को लॉन्च किया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी न्यूट्रल विंडर्स तथा प्लाज्मा डायनामिक्स। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 विश्व खाद्य कार्यक्रम नामक संगठन को दिया जाएगा। शांति अवार्ड प्राप्त करने वाला यह कौन सा संगठन बना है। ठीक है, कौन से नंबर का, तो ये हो जाएगा 28वें नंबर का यह संगठन बना है जो शांति अवार्ड प्राप्त कर रहा है। कौन सा संगठन है ये, विश्व खाद्य कार्यक्रम नामक संगठन है, जो कि 28वां संगठन है जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल रहा है 2020 में। 53वां क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। 2021 के लिए पूछा जा रहा है, तो जो मुर्मू साहब हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जिसको हम बोलते हैं जीसी मुर्मू, ठीक है, इन्हीं को ही लेखा परीक्षक की समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, देशभक्ति बजट के नाम से 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। तो ये कहाँ पर, ठीक है, तो याद रखना देशभक्ति बजट जो है ये आपका दिल्ली में। उत्तराखंड के तीसरे मंडल में किन जिलों को शामिल किया गया। तो उत्तराखंड के तीसरे मंडल में किन जिलों को शामिल किया गया, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, इन सभी को ही शामिल किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सभी सत्य हैं, इन सभी को शामिल किया गया था। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 3 साल की कैद की सजा दी गई है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। जो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे निकोलस सरकोजी, कैसे याद रखेंगे, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस फिर से निकोल उठे, ये है ना, निकोलस सरकोजी कहाँ के थे, फ्रांस के थे, फिर से निकोल उठे। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। तो फ्रांस जो है निकोलस सरकोजी, इनको 3 साल की सजा हो गई, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे। डिजल्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा UAE, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में ही डिजल्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज का आयोजन संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या थी, कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी इस बार, वुमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वुमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर्स इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। रामायण का इंसाइक्लोपीडिया किसके द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अयोध्या रिसर्च इंडस्ट्री जो है, इन्होंने ही रामायण का इंसाइक्लोपीडिया बनाया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर में। ठीक है, सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला जयपुर में लगा था। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक आसियान का सदस्य नहीं है। तो 61 में आपको आसियान के पहले तो सदस्य याद होने चाहिए कि कुल कितने सदस्य हैं इसके, तो 10 सदस्य हैं। ठीक है, तो कौन इसमें नहीं है ये पूछा गया है। तो आसियान का सदस्य भारत नहीं है अभी तक। ठीक है, तो आसियान का भारत सदस्य नहीं है, इसके 10 सदस्य हैं। और इसका जो आदर्श वाक्य होता है ना आसियान का, वो है एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय, यानी कि एक ही कम्युनिटी होनी चाहिए, एक ही पहचान होनी चाहिए, एक ही दृष्टि होनी चाहिए। ये इसका मेन कथन होता है या इसका आदर्श वाक्य माना जाता है। और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जकार्ता में है। ठीक है, जकार्ता में है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथर्न एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथर्न एशियन नेशन। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है। तो गरीबों की कथकली कहा जाता है ओटन तुल को। किसको कहा जाता है, ओटन तुल को। ठीक है, ऐसे याद रखना, ओटन चली।
कौन ओटता है? गरीब ही ओटते हैं, तो गरीबों की कथकली ओटन तुल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? NR नारायण मूर्ति। तो जो नारायण जी हैं यही क्या करते हैं? बेटर इंडिया बना सकते हैं, बेटर वर्ल्ड बना सकते हैं, ठीक है। अब बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड, तो ए नारायण मूर्ति। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी आपका जो है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा दिवस की तिथि को मनाई जाती है? तो चिकित्सा दिवस जो होता है डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और चिकित्सा दिवस जो है ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो याद रखना डॉक्टर विधान चंद्र राय, ठीक है। विधान चंद्र राय डॉक्टर थे, इनकी जयंती पर ही चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और जो SBI है इसका स्थापना दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है, देखो 1 जुलाई को क्या क्या चीज़ें हो गई? एक तो SBI की स्थापना दिवस हो गई, चिकित्सा दिवस हो गई, फिर दिया हुआ है यहाँ पर 11 जुलाई। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया जाता है वाचस्पति पुरस्कार? तो याद रखना संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। प्रदूषण में सूचकांक SPM का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, इसका फुल फॉर्म तो राइट आंसर हो जाएगा बी। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका स्टॉकहोम में, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70, आंग सान सू की कहाँ की मूल निवासी हैं? तो आंग सान सू जो हैं ये म्यांमार की मूल निवासी हैं, ठीक है। ये एक राजनेता भी हैं, एक राजनयिक भी हैं और एक लेखक भी हैं, ठीक है। और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1991 में मिला था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 70 क्वेश्चंस अभी तक कर लिए। अब ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही गेनिंग मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 10 नंबर आपके पैराग्राफ होते हैं जो कि 100% आपको मिल ही जाने चाहिए, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़कर आंसर्स करेंगे तो। और उसके बाद 20 नंबर का आपका सांख्यिकी आता है जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको भी आसानी से कर पाते हैं। तो देखते हैं आगे। मेरे एक परिचित सज्जन थे, किसी दफ्तर में बाबू थे, अच्छी तनख्वाह मिलती थी, परिवार का दायित्व भी सीमित था, कुछ पैसे भी जोड़ रखे थे। उनकी बातचीत से पता चलता था कि वे हर माह कुछ बचा लेते हैं और उनका बैलेंस बढ़ता जा रहा था। मुझसे थोड़ी घनिष्ठता बढ़ी तो उन्होंने अपनी यह आदत बना ली कि दफ्तर से छूटे और सीधे मेरे दफ्तर हाजिर। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि मैं जब तक अपने सारे काम निपटा ना लेता था मेज से नहीं हटता था, और उन दिनों काम का ऐसा अंबार था कि रात 8 बजे से पहले कभी फुर्सत ही नहीं होती थी। इसी बीच परिचित महोदय आते, मैं उनके लिए एक प्याली चाय मंगवा देता और अपना कार्य करने लगता था। मैंने गौर किया कि परिचित महोदय का मेरा यह रवैया बुरा लगता था। कभी कभी तो मेरी सरलता का लाभ उठाते हुए वे मेरे सामने पड़े कागजातों को बटोरते हुए कहते, छोड़िए इन सब कागजातों को, कुछ सुनाइए। प्रारंभ में 2-4 बार तो मैं उनको हंसकर टालता रहा। बाद में एक दिन कहा, मेरे यहाँ आपका स्वागत है, मगर कृपया करके ऐसा मत किया कीजिए, मुझे अपनी जिम्मेदारियों से निपटने दीजिए। आप जानते हैं कि यह मेरा दफ्तर है, घर नहीं। अगर आप में गप करने में लग जाऊं तो मेरे जिम्मे जो काम है उनको कौन करेगा। रही बात मन बहलाने की, तो मन बहलाने के लिए आप शौक से सिनेमा जाइए, पार्क में जाइए, कृपा कर मेरे दफ्तर को क्लब मत बनाए। इस पर वह अपनी नाराजगी छिपाते हुए बोले, भाई ऐसा मैं आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। पूरे दफ्तर के कामों की चिंता अपने ऊपर क्यों ओढ़े हुए हैं? इसकी चिंता करते हो तो आपकी सेहत पर बुरा हाल हो जाएगा। मैंने उनसे कहा, ये सारे काम मेरे लिए चिंता हो तभी सेहत का बुरा हाल होगा। मैं इन चिंताओं को कर्तव्य के रूप में अपनाए हुए हूँ। जिम्मेदार व्यक्ति चिंताओं को कर्तव्य के रूप में अपनाता है और गैर जिम्मेदार व्यक्ति उन्हें गले में लिपटा हुआ सांप समझता है। ठीक है, इसके बेस पर अब हमें करने हैं कुछ आंसर्स। जैसे कि पहला क्या है यहाँ पर देखो, उपर्युक्त गद्यांश का संबंध किससे है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। तो आपने देखा कि अभी तक सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, यानी कि गद्यांश, तो आप आंसर इसके आसानी से करेंगे, क्योंकि गद्यांश जो होता है 10 नंबर बहुत आसानी से आप इसको पा सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संबंध किससे? आत्मकथा से। परिचित सज्जन की आदत बन गई थी, क्या बन गई थी? अपने दफ्तर से सीधे लेखक के दफ्तर पहुंचना परिचित सज्जन की आदत बन गई थी।
परिचित सज्जन का लेखक के दफ्तर पहुंचने का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था? लेखक के कार्य में बाधा डालना, अपना मन बहलाना, दोस्ती बढ़ाना, एक दूसरे का सहयोग करना। तो इसमें से लेखक के कार्य में बाधा डालना गलत, अपना मन बहलाना सही है। ठीक है। जिम्मेदार व्यक्ति चिंता को क्या समझता है? तो क्या समझता है? कर्तव्य के रूप में अपनाता है। उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक पाठकों को क्या संदेश देना चाहता है? तो लेखक क्या संदेश दे रहा है? चिंता को कर्तव्य रूप में अपनाने की सलाह देता है। तो ए कट हो गया, बी कट हो गया, सी कट हो गया। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, यानी कि चिंता को कर्तव्य रूप में अपनाने की सलाह देता है। अब गद्यांश 2 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है कार्ल मार्क्स वस्तुतः पहला दार्शनिक हुआ जिसने समाजवाद तथा साम्यवाद को केवल कल्पना की उड़ान मात्र न रखकर उसे वैज्ञानिक आधार प्रदान किया तथा साम्यवाद के साधन के रूप में समाजवाद का और समाजवाद के परिणाम के रूप में साम्यवाद का विचारपूर्ण प्रतिपादन किया। मार्क्स ने वे साधन भी संजोए जिनकी सहायता से व्यवहार में साम्यवाद की स्थापना तथा उसका प्रयोग किया जा सकता था। उसके अतिरिक्त उसने इतिहास से सहायता लेकर यह भी सिद्ध किया कि साम्यवाद की विचारधारा एक ऐसी स्वाभाविक विचारधारा है जिसका सफल प्रयोग न केवल संभव ही है बल्कि इतिहास के स्वाभाविक विकास क्रम में निहित होने के कारण उसका क्रियान्वित होना असंभव भी है। यही कारण है कि उसे वैज्ञानिक समाजवाद तथा साम्यवाद जनक कहा जाता है। जैसा कि उसके विषय में लास्की ने कहा है, किसी भी पहलू से हम उसे देखें, कार्ल मार्क्स का चिंतन सामाजिक दर्शन के इतिहास में स्वयं एक युग है। उसके विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने साम्यवाद को अस्त व्यस्त रूप में पाया तथा उसने उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा साम्यवाद को एक दर्शन तथा गति प्राप्त हुई। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों की व्याख्या की। पूंजीवादी से किस प्रकार वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है तथा सर्वहारा वर्ग की क्रांति के फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग के उस समाजवादी अधिनायक तंत्र की स्थापना होती है जिसका संक्रमण काल समाप्त होने पर साम्यवादी व्यवस्था का आगमन होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा पैराग्राफ होता है खत्म। अब हमको करना है इनके बेस पर आंसर्स। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रथम कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? उसको दार्शनिक कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने समाजवाद तथा साम्यवाद को प्रदान किया, तो क्या प्रदान किया था? वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। 78, कार्ल मार्क्स ने वे भी साधन संजोए जिसकी सहायता से डैश की स्थापना तथा उसका प्रयोग किया जा सकता था, तो क्या अपनाया था उन्होंने? व्यवहारिक साम्यवाद। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यवहारिक साम्यवाद अपनाया था। वैज्ञानिक समाजवाद मनोवैज्ञानिक होने के कारण बोधगम्य होता है, वैज्ञानिक होने के कारण उसका परीक्षण हो सकता है, इतिहास के स्वाभाविक विकास क्रम में निहित होने के कारण उसका क्रियान्वित होना असंभव ही है। तो वैज्ञानिक समाजवाद यही होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूंजीवाद से क्या होता है? वर्ग संघर्ष का दमन होता है, वर्ग संघर्ष समाप्त होता है, वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 10 नंबर आप बहुत ही आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी पैराग्राफ को बहुत ही बारीकी से आपको पढ़कर इनके आंसर्स को करना है ताकि बहुत ही अच्छे नंबर आप गेन कर सकें। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ पाई चार्ट दिया हुआ है जिसके आधार पर आपको क्वेश्चंस करना है। बहुत ही आसान होता है इसको गेन करना। ठीक है, तो पाई चार्ट में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आप इनको ध्यान से देखें। यदि वर्ष 2010 में परिवार की कुल आय 1,50,000 रुपये रही तो आवास तथा परिवहन पर किए गए व्ययों का अंतर क्या होगा? तो आवास तथा परिवहन देखो पहले कितना कितना है इसका। ठीक है, आवास कितना है? 15%। ठीक है, परिवहन कितना है? परिवहन ढूंढो 5%। तो दोनों का क्या निकालना है? हमें अंतर निकालना है। ठीक है, तो हाँ, तो 1,50,000। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है आपको किससे? यहाँ पर 15 में से 5 को क्या करना है? आपको माइनस करना है। तो 15 में से 5 गया तो कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, तो 1,50,000 का 10% निकाल दीजिए सीधे सीधे, तो क्या आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आया? करके दिखा देती हूँ। देखो 1,50,000 लिखो आप, गुणे 10% कर दो, क्योंकि इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 15 में से 5 जाएगा 10 आ जाएगा, तो गुणे 10% कर दो, तो 0 से 0 क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या? 15,000। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 15,000 रुपये। 82 नंबर क्वेश्चन देखो, परिवार द्वारा किस मद पर भोजन के सिवाय सर्वाधिक व्यय किया गया? तो भोजन देखो कितना है? 23% है। ठीक है, तो भोजन से ज़्यादा यानी कि भोजन के बाद सबसे ज़्यादा क्या है?
परिवार द्वारा किस मद पर सबसे ज़्यादा, तो भोजन के बाद सबसे ज़्यादा कितना है, देखो अन्न है, तो अन्न कितना है 20%। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अन्न, यानी कि 20% अन्न जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चंस के लिए आपको डेटा देखना है। यहाँ पर बोला गया था परिवार की बचत किस मद पर। ठीक है, तो परिवार की बचत कितना है, 15% है, किसके बराबर है, 15% आवास के बराबर। ये तो क्वेश्चन था, परिवार की बचत किस मद पर किए गए व्यय के बराबर रही, तो आवास के बराबर रही है, क्योंकि बचत और आवास दोनों का ही 15% है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चंस में जो वस्त्र है और क्या है, बच्चों की शिक्षा है, और क्या है यहाँ पर परिवहन है। ठीक है, तो इन सभी को जोड़कर टोटल देखेंगे 27% आ जाएगा। यदि वर्ष 2010 में परिवार की कुल आय 1.5 लाख रुपए रही हो तो बच्चों की शिक्षा तथा भोजन पर कुल व्यय कितना रहा है। तो बच्चों की शिक्षा तथा भोजन का पहले आप देख लो कि कितना परसेंटेज है। तो बच्चों की शिक्षा 12%, ठीक है, और भोजन कितना है 23%। जोड़ो इन दोनों को, तो 20, 10, 30, 30 और 3 35 आ जाएगा। तो 1.5 लाख का 35% आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो 1.5 लाख लिखो, गुणे 35/100 कर दीजिए। 2 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 00, 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पचे 75, 15 तिया 45, 7 52। ठीक है, तो यह हो जाएगा 52,500, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 86 से 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, दो कंपनियां हैं, असंसाधित सामग्री का मूल्य एक में लाख में दे रखा है और दूसरे में संसाधित माल के मूल्यों का लेखा जोखा दे रखा है, वो भी लाख में ही दे रखा है। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के आपको आयत दिख रहे हैं, एक तो ये पहला हो गया और दूसरा संसाधित माल के मूल्य के लिए हो गया। ठीक है, दोनों ही लाख में दिए हुए हैं, बस इसी के बेस पर आपको दिया गया है क्वेश्चंस। तो 86 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। दी गई अवधि के दौरान असंसाधित सामग्री में निवेश की गई औसत राशि और इस अवधि के दौरान संसाधित माल की बिक्री के और मूल्य के बीच में अंतर क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, असंसाधित सामग्री में निवेश की गई औसत राशि निकाल लेना है, यानी सबको जोड़कर 6 से भाग दे दीजिए। ठीक है, क्या करना है, 120, 225, 375, 330, 525, 420, इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 200, 300, 600, 6 3 900, 1000, 1500, 1900 और ये हो जाएगा आपका 1925, 1945। ठीक है, और 45, 20, 65, तो ये आ जाएगा आपका 1930, 1995। ठीक है, तो 1995 आ गया, डिवाइड बाय 6 कर दीजिए तो आ जाएगा ये 332.5 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया असंसाधित, और संसाधित का निकाल लो, इनको ऐड करो, 200, 300, 500, 1000, 1400, 2000, 2460 हो गया। और 2460 को अब क्या करना है, आपको 6 से भाग देना है। ठीक है, 2460 को जब 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24, 6 कम 6 0, 410 लाख हो गया। तो अब क्या करना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था इन दोनों का अंतर कितना होगा। तो 410 में से 332.5 लाख को क्या करना है, आपने माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 410 माइनस 332.5 जब माइनस कर दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा 77.5। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं। ठीक है, तो 77.5 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87। कौन से वर्ष में असंसाधित सामग्री पर निवेश किए हुए मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन पिछले वर्ष की तुलना में संसाधित माल की बिक्री के मूल्य के समान ही है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आप देखो असंसाधित सामग्री पर जो निवेश किया गया है और संसाधित सामग्री की जो निवेश किया गया है, तो कब दोनों का प्रतिशत समान आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्राफ को देखो यहाँ पर, तो असंसाधित में हम देखते हैं 120 से 225 का होगा नहीं, 225 से 375, पहले इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 150 आ गया। ठीक है, तो ये 150 आ गया, माइनस करने पर परसेंटेज निकाल लो इसका, तो ये हो जाएगा 150 अपॉन में। ठीक है, 150 अपॉन में 225 गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है ना, तो आप इसका परसेंटेज निकाल लो, तो 375 माइनस 225 अपॉन में क्या हो जाएगा 225, लिख लीजिए इसको, गुणे 100 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा लगभग आपका 150 / 225 गुणे 100, और 225 को कट करते हैं, 25 नवैया हो जाएगा 225, 25 चौका हो जाएगा 100,
ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 चौका 100, सॉरी 200, 200/3 आ जाएगा, जिसका लगभग परसेंटेज निकालोगे 66.66% आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से संसाधित माल के लिए निकाल लेते हैं। तो 200 से 300 वाला होगा नहीं, तो 500 से 300 का दिखा देते हैं। तो 500 में से 300 निकालो, 200/300 गुणे 100 कर दीजिए, तो ये भी आ जाएगा 200/3। लगभग ये भी आपके किसके बराबर है, 66.66% के बराबर है। तो इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1997 कहाँ पर है, बी पर है, तो बी राइट आंसर हो गया। 88 देखो, 1999 में संसाधित माल की बिक्री का मूल्य वर्ष 1997, 98 और 99 में असंसाधित सामग्री में निवेश की गई राशि के कुल योग का लगभग क्या प्रतिशत था। 1999 में संसाधित माल की बिक्री का मूल्य देखो पहले कितना है, तो 1999 में संसाधित 600 है, ठीक है। कितना है ये, 600 है, तो इसको आप नोट कर लीजिए 600। फिर संसाधित माल के देखिए, तो संसाधित माल का तीनों साल का 97, 98 और 99 का, ठीक है। तो इन सबको क्या करना है, आपको अपॉन में प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 375 प्लस ये आपका 300 प्लस 325, ठीक है, गुणे 100 कर दीजिए। तो अब क्या करना है, इसका परसेंटेज निकाल लिए, तो ये आपका हो जाएगा 600 बटे इनको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1235 गुणे 100, ठीक है। अब इसको भाग दे दीजिए, तो लगभग ये आपका आ जाएगा 49% के बराबर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। वर्ष 1997, 98 और 99 में असंसाधित माल की निवेश का औसत मूल्य वर्ष 1997 तथा 99 में संसाधित माल की बिक्री का मूल्य औसत मूल्य के अंतर का क्या था। यानी कि इन तीनों साल का औसत निकाल लो, 375 प्लस 330 प्लस 525 अपॉन में 3 कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा औसत निकल के 410। इसी तरीके से 97 और 99 का निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको दे रखा है जो, इसको प्लस करके 2 से भाग देंगे तब क्या निकल जाएगा, इसका औसत निकल जाएगा। तो 500 प्लस 600/2 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1100/2, ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, 550 के बराबर होगा। तो 550 में से 410 को माइनस कर देना है क्योंकि अंतर पूछा गया है। तो 550 माइनस 410 जो आ जाएगा 140। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 140। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। वर्ष 1999 में असंसाधित माल की निवेश का मूल्य तथा संसाधित माल की बिक्री मूल्य का योग बताइए, ठीक है। तो असंसाधित और संसाधित दोनों का जोड़ देना है 99 में। तो 99 में असंसाधित का 525 है और संसाधित का है 600, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1125। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 91 to 95। ये जो टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए तालिका वाले, ये बहुत ही आसान है, यानी 91 से 100 नंबर गेन करना ये बहुत आसान है, ठीक है। यानी कि 91 से लेकर 100 क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही आसान होते हैं दोनों, ठीक है। तो इसमें पैराग्राफ आपको जो ये दे रखा है इस तरीके से चार्ट पेपर, ये आईटी कंपनी है, 3 छात्रों की संख्याएं दे रखी हैं और PQRS ये क्या है, कॉलेज है कि इतने छात्र इसमें प्रतिशत छात्र हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, इनको आपको इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन के आंसर्स को करने हैं। कंपनी 3 द्वारा कॉलेज P से लिए गए और कंपनी 1 द्वारा कॉलेज Q से लिए गए छात्रों की संख्याओं का अंतर क्या है। तो कंपनी 3 में, ठीक है, 32 और कंपनी 1 में भी Q का 32। तो 1500 का क्या निकालेंगे हम, 32% निकाल लेंगे और 1800 का भी क्या निकालेंगे, 32% निकालेंगे। तो 1500 का 32% निकालेंगे तो 1500 गुणे 32/100, ये आ गया आपका 0 कट गया, 15 दूनी 30, 15 3 45 3 48, ठीक है। अब 1800 का क्या करना है, 32% निकालना है। तो 1800 गुणे 32%, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 3 54 और 3 59, तो ये हो जाएगा 576 हो जाएगा ना। तो हाँ 576 हो गया। अब क्या पूछा इन दोनों का अंतर, तो 480 और 576 का अंतर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 6 9 96 आ जाएगा, यानी कि 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। कंपनी 2 द्वारा कॉलेज PRS से लिए गए छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो P में देखो कुल कितनी है 27, R में कितनी है 25, S में कितनी है 18, इन सबको जोड़ लीजिए। तो 25 25 50 50 10 60 10 70, ठीक है। तो क्या करना है, 2400 का 70% आपको निकालना है। तो 2400 का 70% निकाल कर आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2400 गुणे 70/100 कर दीजिए, सॉल्व करेंगे 2 0 से 0 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, तो कितना आ गया कुल, ये 1680 आ गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 93 नंबर देखिए। कंपनी 2 और 3 द्वारा कॉलेज R से लिए गए छात्रों की संख्याओं का अंतर क्या है। तो कंपनी 2 और 3 में कॉलेज R के छात्र कौन कौन से हैं। तो कंपनी 2 में 25 और कंपनी 3 में भी 25% है ना। तो 2400 का 25% निकाल लीजिए, 1500 का 25% निकाल लीजिए, दोनों को क्या करना है फिर माइनस कर दीजिए, ठीक है। यानी कि
24 गुणे 25 कर दीजिए और 15 गुणे 25 कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज निकालने पर 100 से तो 0 से 0 कट ही जाएगा। ठीक है, तो 24 गुणे 25 और 15 गुणे 25 कर दीजिए। तो 24 गुणे 25 करेंगे तो हम मिल जाएगा ये 25 चौको 600 मिल जाएगा, और 15 गुणे 25 करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 15 25 75, 3 15 दूनी 30, 7 375, इनका अंतर निकाल लो तो 225 आ गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 225, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉलेज एस की तुलना में कॉलेज पी से तीनों कंपनियों ने कुल कितना अधिक छात्र लिए हैं। एस की तुलना में पी ने तीनों कंपनियों से कुल कितने अधिक छात्र लिए हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, तो एस की तुलना में, तो एस के छात्रों को पूरा पहले निकाल लो, फिर पी के छात्रों के निकाल लो। तो एस के छात्रों का देखो कुल कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो एस के छात्रों का। ठीक है, तो 1800 का क्या करना है 16%, 2400 का 18%, 1500 का 23%, इनको जोड़ लीजिए, यानी 18 गुणे 16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 18 0 0 कट ही जाएगा, तो 18 गुणे 16 कर दीजिए, तो यह आ जाएगा आपका लगभग 16 48, और 24 गुणे 18 कर दीजिए, और 15 गुणे 23 कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 18 गुणे 16 करके 286, 24 गुणे 18 करेंगे 432, 15 गुणे 23 करेंगे तो 345, इन सबको जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा आपका 1063। अब हम क्या करेंगे, पी का निकाल लेंगे, तो 1800 का 24% करिए, तो 18 गुणे 24 हो जाएगा। ठीक है, और 2400 का 27% निकालना है, तो 24 गुणे 27 हो जाएगा, और 1500 का 32, तो ये 15 गुणे 32 हो जाएगा। इन सबको निकाल के जोड़ देना है। 18 गुणे 24 आ गया 432, 24 गुणे 27 आ गया 646, और 15 गुणे 32 आ गया 480, सबको जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा आपका 1558, और वो आया था 1063। ठीक है, तो क्या करना है आपको 1558 में से 1063 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 में से 3 गया 5, 15 में से 6 गया 9, 495। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए, जिसमें 495 आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी कंपनी 1 में कुल छात्रों की संख्या कंपनी 3 में कुल छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लो परसेंटेज, पहले देख लो कि कुल कितने परसेंट है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट का कितना दे रखा है, ये टोटल आपको, ठीक है 1800 और 1500। ठीक है, और इधर कितना है 25, आर का ही निकालना है, तो 25 25 दे रखा है। तो क्या करना है आपको 1800 और इधर दे रखा है 1500, तो 1800 माइनस 1500 बटे 1500 कर दो, तो इसका परसेंटेज निकाल लो, तो 300 बटे 1500 गुणे 100 कर दीजिए, तो इस तरीके से आपको 20% मिल जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 20%। ठीक है, तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दूसरा चार्ट दिया हुआ है जिसमें 2008 से 9 के महीनों में म्यूचुअल फंड कंपनी की विभिन्न योजनाओं का शुल्क दिया है करोड़ में। ये आपको महीना दे रखा है, ये इधर इतने आपको कंपनीज दे रखे हैं ABCD टोटल। ठीक है, तो इस के लिए आपको बताना है कि कितना क्या आंसर है टेबल को देखते हुए। तो 96 क्वेश्चंस आप देखोगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की योजना में वर्ष के दौरान निरंतर ह्रास हुई है। तो ई देखो यहाँ पर, सॉरी डी, तो डी में 290 150 125 हमेशा ह्रास हुआ है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 97 देखेंगे, दिसंबर और जनवरी के बीच योजना ए के शुल्क में क्या अंतर है। तो दिसंबर और जनवरी का देखो 160 में से 80 गया कितना आ जाएगा 80 करोड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो गया। फिर इनमें से किस महीने में बी और सी योजनाओं का कुल शुल्क फरवरी 2009 में बी योजना के शुल्क के बराबर है। तो फरवरी 2009 का देख लो कितना है 150 है ना, तो फरवरी 2009 का कितना है 150 है, तो 150 बी और सी के किस को जोड़ने पर, किस किस्त को जोड़ने पर आएगा। तो देखो यहाँ पर 110 और 40 है ना, तो बी और सी के किसको हम लेंगे 110 और 40 को लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 150, जो कि फरवरी 2009 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 110 और 40 किस महीने में है, दिसंबर 2008 महीने में है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दिसंबर 2008 हो जाएगा। यदि योजना के शुल्क को लोकप्रियता का मानदंड दिया जाए तो किस योजना को महीने दर महीने सबसे लोकप्रिय माना जा सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किस में होता रहा है, तो ए में तो लगभग है नहीं। ठीक है, तो किस में है, ये देखो ई में 10 290 160 130 140 390, यानी कि इंक्रीमेंट ई में हुआ है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2008 की योजना सी और फरवरी 2009 की योजना डी का कितना प्रतिशत है, सी और डी, दिसंबर का सी है ना, दिसंबर 2008 का सी, तो ये 40 हो जाएगा। डी फरवरी 2009 का डी, तो ये भी 40 हो गया, तो 40% लगभग, तो 40 बटे 40 गुणे 100 कर देंगे है ना, तो इसको निकाल लीजिए यहाँ पर, तो 40 बटे 40 गुणे 100 कर दीजिए, तो लगभग ये कैंसिल होकर आ जाएगा आपका 100%, तो राइट आंसर हो जाएगा बी।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने टोटल 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट किए हैं। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें प्लीज़। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहिए।